नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र, जिसको अंग्रेजी में एक्सक्रेटरी सिस्टम भी कहते हैं। इससे पूर्व हम डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम पर बात कर चुके हैं। उत्सर्जन शरीर की वह व्यवस्था है जिसमें शरीर की कोशिकाओं द्वारा निर्मित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। अर्थात उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर की कोशिकाओं की उपापचयी क्रियाओं में निर्मित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। कोई भी जो प्राणी होता है वो उसकी कोशिकाएं कुछ उपापचयी क्रियाएं करती हैं, जिनको मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस से कुछ उत्सर्जी पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ निर्मित होते हैं। जैसे एक उपापचयी क्रिया का उदाहरण है आक्सी श्वसन। आक्सी श्वसन में हम पहले पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। आक्सी श्वसन में ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है, जिससे जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं तथा ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा तो कोशिका के द्वारा काम में ले ली जाती है, लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है। इसे शरीर से बाहर निकालने के लिए श्वसन तंत्र में हम पढ़ चुके हैं, ये कार्य फेफड़े करते हैं, फुफ्फुस करते हैं। इसी प्रकार कुछ नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ भी इन उपापचयी क्रियाओं में निर्मित होते हैं। उन नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए उत्सर्जन तंत्र होता है। तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होता है अमोनिया। कुछ जीव अमोनिया को सीधे ही शरीर से बाहर उत्सर्जन कर देते हैं या उत्सर्जित कर देते हैं। वो जीव कहलाते हैं अमोनोटेलिक। अर्थात ऐसे जीव जो अमोनिया को उत्सर्जी पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं, अमोनोटेलिक कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है, उदाहरण है इसका कुछ मछलियां, अस्थिल मछलियां, उभयचर और कुछ जलीय कीट। जल में जो कीट पाए जाते हैं वो किस तरह के होते हैं? वो अमोनोटेलिक होते हैं, क्योंकि वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। देखो, अमोनिया एक जहरीली गैस होती है। उसकी शरीर में ज्यादा सांद्रता हो जाए, ज्यादा मात्रा हो जाए तो वो शरीर के लिए बहुत हानिकारक होती है। इसलिए कुछ जीव इस अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देते हैं। देखो, अमीनो एसिड जब शरीर में उपापचयी क्रियाओं में टूटेंगे तो अंतिम रूप से अमोनिया ही बनेगा सब में, लेकिन ये तो क्या करते हैं? डायरेक्ट अमोनिया के रूप में उत्सर्जित कर देते हैं। लेकिन कुछ जीव उस अमोनिया को पहले यूरिया में परिवर्तित करते हैं, बाद में यूरिया के रूप में उसको शरीर से बाहर निकालते हैं, क्योंकि अमोनिया की तुलना में यूरिया कम हानिकारक है। तो दूसरे हो गया यूरिया। दूसरा नाइट्रोजनी पदार्थ क्या हो गया? यूरिया। वे जीव जो यूरिया के रूप में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं, यूरियोटेलिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यूरियोटेलिक।
अमोनिया के रूप में निकाला अमोनोटैलिक, यूरिया के रूप में निकाला यूरियोटैलिक। इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके उदाहरण क्या है, सभी स्तनधारी, सभी जो मैमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, यूरियोटैलिक होते हैं। इसके अलावा कुछ मछलियां, समुद्री मछलियां, कुछ मछलियां अमोनोटैलिक होती हैं, कुछ मछलियां यूरियोटैलिक होती हैं। स्तनधारी सभी कैसे होते हैं, यूरियोटैलिक। तो आपसे कोई पूछे या आपके मन में सवाल आए साहब मनुष्य कौन सा होगा, तो मनुष्य स्तनधारी है। ऊंट, गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, खच्चर, कुत्ता, बिल्ली, शेर वगैरह सब क्या हैं, स्तनधारी हैं। तो सब कैसे होंगे, यूरियोटैलिक होंगे, यानी कि ये शरीर से मूत्र में यूरिया को उत्सर्जित करते हैं, यानी कि इनके मूत्र में यूरिया की मात्रा पाई जाएगी। तीसरा है यूरिक अम्ल। वे जीव जो या वे जंतु जो यूरिक अम्ल के रूप में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं, यूरिकोटैलिक कहलाएंगे। ये यूरियोटैलिक है, ये कहलाएगा यूरिकोटैलिक। ये क्या कहलाएंगे, यूरिकोटैलिक। एग्जाम्पल, उदाहरण इनका, पक्षी, सरीसृप और स्थलीय कीट। ये कैसे होते हैं, यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जित करते हैं, इसलिए क्या होंगे, यूरिकोटैलिक होंगे। पक्षियों की बीट में उनका भोजन से बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ यानी कि मल और उनका ये मूत्र दोनों एक साथ ही रहते हैं। कभी बीट में देखना जो सफेद भाग दिखाई देगा, उसका थोड़ा सा सफेद भाग दिखाई देगा, वो क्या होगा, यूरिक अम्ल युक्त उत्सर्जित पदार्थ होगा। तो ये 3 प्रकार के नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ हो गए, और इनको उत्सर्जन करने के आधार पर ही जीवों को भी, जंतुओं को भी 3 भागों में बांट दिया, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक। अब हम पढ़ते हैं आगे उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी अंग किसको कहेंगे, उत्सर्जन की प्रक्रिया में जो अंग भाग लेते हैं या जिन अंगों की आवश्यकता होती है वो अंग उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। पूत हो गया, उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी अंग पहला वृक्क, ये होते हैं एक जोड़ी। दूसरा होता है मूत्रवाहिनी, ये भी एक जोड़ी। तीसरा मूत्राशय, ये होगा एक, और चौथा मूत्र मार्ग, ये भी होगा एक। ये मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र है। इसके अंदर ये 2 सेम के बीज के आकार जैसी संरचनाएं दिख रही हैं, ये क्या हैं, ये वृक्क हैं। प्रत्येक वृक्क से एक मूत्रवाहिनी निकल कर आ रही है, तो वृक्क एक जोड़ी हुए तो मूत्रवाहिनी भी कितनी हुई, एक जोड़ी। ये है मूत्राशय, दोनों मूत्रवाहिनी आकर किसमें खुलती हैं, मूत्राशय में। मूत्राशय होता है एक, इसके आगे ये मूत्र मार्ग है, ये भी होता है एक। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, वृक्क के बारे में। किसके बारे में, वृक्क के बारे में। पहला वृक्क। वृक्क सेम के बीज के जैसे आकार की
एक संरचना होती है जो गहरे भूरे रंग की होती है, यानी कि आकार कैसा हो गया, सेम के बीज के आकार। इसकी वैसे साइज देखें तो ये लंबाई होती है 11 से 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई होती है 6 सेंटीमीटर लगभग, और मोटाई होती है 3 सेंटीमीटर। ये आकार होता है। और रंग होता है गहरा भूरा, या राजमा खाया होगा, राजमा के जैसी इसकी रंग होता है, चॉकलेट टाइप का रंग, इस तरह का इसका रंग होता है। ये उदर गुहा में, यानी कि पेट में, जो हमारा डायफ्राम था उसके नीचे, लीव इधर लीवर के नीचे, इधर आमाशय के नीचे, यहां पर स्थित होते हैं। और पीछे की साइड में, रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ, आगे की साइड में नहीं, पीछे की साइड में यहां स्थित होते हैं दोनों। तो ये इनकी स्थिति हो गई। इसका एक चित्र बना देता हूं मैं। ये एक वृक्क है। इस वृक्क के अंदर ये धमनी है, ये सिरा है, ये महाधमनी है, ये महाशिरा है। इनमें से एक एक दोनों में, दोनों तरफ, ये महाधमनी हो गई, ये महाशिरा हो गई। महाधमनी से एक वृक्क धमनी इसमें निकल कर आ जाती है, जो इसके अंदर रक्त को लेके आएगी। और हमने रक्त परिसंचरण तंत्र में पढ़ा था, धमनियां हृदय से अंगों की तरफ रक्त लेके आती है, तो ये रक्त को लेकर आ गई। अब इसमें से रक्त घूम घाम के वापस भी तो जाएगा, वापस किस में जाएगा, शिरा में जाएगा। तो इसका नाम तो हो गया वृक्क धमनी, और रक्त को वापस लेके जा रही है, उसका नाम हो जाएगा वृक्क शिरा। इसका जो ये अंदर की तरफ धसा हुआ भाग है, ये अंदर की तरफ अवतल जो भाग है, इसको बोलते हैं हाइलम। इस हाइलम वाले भाग से वृक्क धमनी और वृक्क शिरा अंदर जाती है, तंत्रिका कोशिकाएं इधर से ही जाती हैं, और मूत्र वाहिनी जो बाहर निकल रही है वो भी इसी भाग से निकल रही है। ये वृक्क अंदर से दो भाग होते हैं इसके। बाहर वाला भाग कहलाता है कोर्टेक्स, कोर्टेक्स। अंदर वाला भाग कहलाता है मेड्यूला या मध्यांश। ये इसके अंदर हो गया। इस वृक्क के अंदर लाखों की संख्या में वृक्काणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वृक्काणु। नाम थोड़ा कठिन लग रहा है, कोई बात नहीं है, इसका सरल नाम बता देता हूं, नेफ्रॉन। ये हिंदी का नाम है, ये अंग्रेजी का नाम है, ये ज्यादा सुनने में मिलता है, इसलिए हम यही ज्यादा याद रखेंगे। वृक्क किससे मिलकर बनता है? नेफ्रॉन से। उत्सर्जन की इकाई क्या है? ये नेफ्रॉन ही है। इस वृक्क के अंदर रक्त में से छानकर अपशिष्ट पदार्थों को अलग कहाँ किया जाएगा? इन नेफ्रॉन में ही किया जाएगा। इसलिए उत्सर्जन की इकाई क्या हो गई? नेफ्रॉन। उत्सर्जन की इकाई किसको कहेंगे? नेफ्रॉन को। क्यों? क्योंकि इस नेफ्रॉन के अंदर ही उत्सर्जी पदार्थों को रक्त से छानकर अलग किया जाता है। एक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। अब पढ़ते हैं हम
नेफ्रॉन की संरचना। वृक्क के अंदर, वृक्क किससे निर्मित है? नेफ्रॉन से। और ये नेफ्रॉन क्या है? उत्सर्जन की इकाई है। ये नेफ्रॉन की संरचना दी हुई है। अगला भाग क्या है इसमें? इसी के अंदर, वृक्क के अंदर ही नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में दो भाग होते हैं, दो भाग। नेफ्रॉन उत्सर्जन की इकाई है, बता चुका। नेफ्रॉन में दो भाग होते हैं। एक भाग तो ये वाला है, इसका जो आगे का ये कटोरे नुमा, प्याले नुमा भाग है, ये इस तरह का है, इस तरह का प्याले नुमा भाग है। इस प्याले नुमा भाग को कहते हैं बोमेन संपुट। क्या कहते हैं? प्याले नुमा भाग को बोमेन संपुट। और इसके अंदर, इस प्याले के अंदर एक तरफ से अभिवाही धमनिका आती है। ये जो वृक्क धमनी घुसी है, एक नेफ्रॉन में एक वृक्क धमनी आ गई। अब अंदर अभी बताया मैंने लगभग 10 लाख नेफ्रॉन है, तो वृक्क धमनी में से बारीक बारीक नलिकाएं, बारीक बारीक नलिकाएं निकल कर जाएंगी, वो कहलाएंगी धमनिकाएं। जो रक्त को इस बोमेन संपुट में लेकर आएंगी वो कहलाएंगी अभिवाही धमनिका। इसमें जो रक्त आ रहा है उसमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ हैं। ये रक्त यहाँ आएगा, यहाँ आकर ये अभिवाही धमनिका जो है ये और सैकड़ों हजारों बारीक बारीक केशिकाओं में बट जाएगी। इसमें बट जाएगी बारीक बारीक केशिकाओं में। और यहाँ इन केशिकाओं की जो दीवार है वो एक कोशिकीय परत है, उसमें से, इस रक्त में से पदार्थ छन के चला जाएगा। छन के क्या क्या जाएगा इसमें? केवल यूरिया नहीं जाएगा इसमें से। तो दो भाग हो गए, इसको थोड़ा पहले और बता दें। ये दोनों भाग मिलकर क्या कहलाएंगे? मैलपीघिकाएं। ये दोनों भाग मिलकर क्या कहलाएंगे? मैलपीघिकाएं। तो इसके दो भाग हो गए, पहला मैलपीघिकाएं और सेकंड भाग हो गया कुंडलित नलिका। इसके आगे जो ये कुंडलित रूप से पड़ी हुई नलिका दिखाई दे रही है ये कहलाएगी कुंडलित नलिका। इस कुंडलित नलिका में भी तीन भाग हैं। समीपस्थ कुंडलित नलिका, बोमेन संपुट के पास वाला जो कुंडलित भाग है वो कहलाएगा समीपस्थ कुंडलित नलिका। उसके आगे एक ये यू आकार की एक नलिका दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं हेनले की लूप। और इस यू आकार की लूप के आगे फिर से कुंडलित नलिका दिखाई दे रही है, वो कहलाएगी दूरस्थ कुंडलित नलिका। वैसे तो ये बहुत सारी कुंडलित पड़ी रहती है, लेकिन संकेत के रूप में 2-3 मोड, तो 3 मोड इधर दे देंगे, 2 मोड इधर दे देंगे। हेनले की लूप बनाना जरूरी है, खत्म। चित्र में कुछ खास नहीं है। ये दूरस्थ कुंडलित नलिका आगे जाके संग्राहक नलिका में खुल जाती है। तो ये नेफ्रॉन की संरचना हो गई। नेफ्रॉन की संरचना में दो भाग हो गए, पहला मैलपीघिकाएं या बोमेन संपुट भी बोल देते हैं, क्योंकि बोमेन संपुट के अंदर ही ग्लोमेरुलस है। और दूसरा ये कुंडलित नलिका। अब इसकी कार्य प्रणाली देखते हैं। कार्य प्रणाली क्या है किसकी? नेफ्रॉन की। अभिवाही धमनिका में से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों युक्त रक्त आता है और ये इन असंख्य केशिकाओं में आकर, इनकी एक कोशिकीय परत है, ये केशिकाओं की जो दीवार है वो एक कोशिकीय है, उसमें से आसानी से छनकर चला जाता है। कौन कौन से पदार्थ छनकर चले जाते हैं? एक तो चला जाता है H2O यानी कि जल, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल,
ग्लूकोज, जल, एमिनो अम्ल, पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, NaCl नमक हो गया, बाइकार्बोनेट आयन HCO3 माइनस बोलते हैं, यूरिया, किरेटिनिन, किरेटिन नहीं, किरेटिनिन, किरेटिन प्रोटीन होती है जिससे बाल और नाखून बनते हैं, वो अलग चीज है, ये किरेटिनिन है। ये दोनों अपशिष्ट पदार्थ हैं, इनको बाहर निकालने के लिए ये सारा झमेला हो रहा है। ये उपयोगी है शरीर के लिए, ये भी उपयोगी है, ये भी उपयोगी है, ये भी उपयोगी है, ये भी ये उपयोगी पदार्थ हैं, ये अपशिष्ट पदार्थ हैं। लेकिन क्या करें, साथ में ये भी छन गए, तो इनको अब मूत्र के साथ बाहर नहीं जाने दे सकते। तो इनका क्या करना पड़ेगा, इन उपयोगी पदार्थों का पुनः अवशोषण करना पड़ेगा, और वो पुनः अवशोषण कहाँ होगा, इन दूरस्थ कुंडलित नलिकाओं में। एक बार दोबारा देखते हैं, अभिवाही धमनिकाओं से रक्त बोमेन संपुट में आता है, इस रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ घुलित हैं। बोमेन संपुट में ये अभिवाही धमनिका असंख्य केशिकाओं में बट जाती है, जिससे केशिकाओं का जो गुच्छ बन जाता है उसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये केशिकाओं की परत एक कोशिकीय होती है, जिसमें से छनकर जल, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, पोटेशियम आयन, सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट आयन, यूरिया और क्रिएटिनिन आदि पदार्थ छनकर चले जाते हैं। जबकि रक्त की जो रक्त कणिकाएं हैं और शुद्ध रक्त वापस किस में चला जाता है, अपवाही धमनिका में चला जाता है। इस छनित पदार्थ में अनेक शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ भी हैं, अतः उनका पुनः अवशोषण किया जाना आवश्यक है। इसका पुनः अवशोषण कुंडलित नलिका में किया जाता है। कुंडलित नलिका के 3 भाग हैं। पहला कहलाएगा, या इसको ए बोल दूं, कुंडलित नलिका। इसके 3 भाग हैं। पहला समीपस्थ कुंडलित नलिका, इसमें ये जो गया है H2O और पोटेशियम NaCl, इनका लगभग 65% भाग पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, इनको 100% वापस अवशोषित कर लिया जाता है, पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। किसमें, समीपस्थ कुंडलित नलिका में। अब बच गया आगे अगला भाग बी, हेनले की लूप। इसमें लगभग 25% से 30% तक जल व NaCl का पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। किसमें, हेनले की लूप में। अब शेष जो अवशोषित करने योग्य पदार्थ बच गया, उसका अवशोषण किसमें कर लिया जाएगा, दूरस्थ नलिका में। और सी हो गया दूरस्थ कुंडलित नलिका।
इसमें क्या शेष उपयोगी पदार्थों का दूरस्थ कुंडलित नलिका में शेष उपयोगी पदार्थों का पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। जल का 100% पुनः अवशोषण नहीं किया जाता है क्योंकि कुछ भाग इस यूरिया और केरेटिन को आगे शरीर से बाहर निकालने के लिए मूत्र में जल के रूप में बचा रह जाता है। सारे जो ये नेफ्रॉन है, दोनों किडनियों के नेफ्रॉन मिलकर पूरे दिन में लगभग 180 लीटर रक्त छान देते हैं। 180 लीटर छनित पदार्थ चला जाता है, जल और ये चीजें। अब 180 लीटर अगर यूं ही जाने देते तो हमें पानी बहुत ज्यादा पीना पड़ता। 180 लीटर तो पानी पीना ही पड़ता, इससे कहीं ज्यादा पीना पड़ता। लेकिन इसको क्या कर लिया जाता है, पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। लगभग 99% भाग को पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। इस कारण से हमारा मूत्र दिन भर में लगभग 1.5 से 2 लीटर बनता है। छनित पदार्थ तो कितना था, 180 लीटर, लेकिन उसमें से 99% को क्या कर लिया, अवशोषित। शेष कितना बचा, लगभग 1.5-2 लीटर शेष बचा रहता है। ये दूरस्थ नलिका में जो अवशोषित किए हुए भाग के अलावा बच गया, पुनर्अवशोषण जिसका नहीं हुआ, कुछ मात्रा में जल, यूरिया और क्रिएटिनिन, इसको किसमें डाल दिया जाता है, इस संग्राहक नलिका में डाल दिया जाता है। इस संग्राहक नलिका में बहुत सारे नेफ्रॉन जुड़े हुए होते हैं। एक नेफ्रॉन यहाँ जुड़ा हुआ है, एक यहाँ जुड़ा हुआ है, एक यहाँ जुड़ा हुआ है, एक यहाँ जुड़ा हुआ है। अनेक नेफ्रॉनों से ये बिना अवशोषित किया हुआ पदार्थ या उत्सर्जित पदार्थ को इकट्ठा करती है और ये संग्राहक नलिकाएं आगे मिल मिलकर क्या बनाती हैं, मूत्र वाहिनी बनाती हैं। तो अगला अंग क्या हो गया, मूत्र वाहिनी। कार्य प्रणाली एक बार दोबारा बता देता हूं। अभिवाही धमनिका में रक्त, अभिवाही धमनिका से रक्त बोमेन संपुट में आता है। बोमेन संपुट में स्थित असंख्य केशिकाओं का गुच्छ जो ग्लोमेरुलस कहलाता है, वहां पर रक्त छनता है और रक्त से अपशिष्ट पदार्थ यूरिया और क्रिएटिनिन सहित जल, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, पोटेशियम आयन, सोडियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयन आदि भी साथ में छन जाते हैं। शेष शुद्ध रक्त अपवाही धमनिका से वापस आगे चला जाता है। इस छनित पदार्थ को में चूंकि बहुत सारे शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ भी हैं, इसलिए इनका पुनः अवशोषण आवश्यक है। इनका पुनः अवशोषण कुंडलित नलिका वाले भाग में किया जाता है। कुंडलित नलिका के 3 भाग होते हैं, समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले की लूप और दूरस्थ कुंडलित नलिका। इन कुंडलित नलिकाओं के चारों तरफ ये केशिकाओं का जाल पाया जाता है। जो अवशोषित भाग पदार्थ होता है उसको वो केशिकाओं द्वारा पुनः रक्त में छोड़ देती है। समीपस्थ कुंडलित नलिका में किसका अवशोषण होता है, समीपस्थ कुंडलित नलिका में जल, पोटेशियम आयन और सोडियम क्लोराइड का लगभग 65 से 70% भाग पुनः अवशोषित हो जाता है। ग्लूकोज और एमिनो अम्ल का 100% पुनः अवशोषण हो जाता है। शेष बचा हुआ भाग हेनले की लूप में जाता है, जहां हेनले की लूप में जल और सोडियम क्लोराइड का लगभग 25% भाग पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। शेष अवशोषित करने योग्य उपयोगी पदार्थ दूरस्थ कुंडलित नलिका में अवशोषित कर लिया जाता है। इसके बाद शेष बचा अपशिष्ट पदार्थ को दूरस्थ कुंडलित नलिका संग्राहक नलिका में डाल देती है। सभी संग्राहक नलिकाएं मिलकर मूत्र वाहिनी का निर्माण करती हैं। मूत्र वाहिनी रक्त को, अब अगला टॉपिक क्या लेते हैं, मूत्र वाहिनी।
मूत्रवाहिनी क्षनित मूत्र को या बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ को मूत्राशय में ले जाकर इकट्ठी कर देती है। मूत्रवाहिनी होती कितनी है? एक जोड़ी। प्रत्येक वृक्क से एक मूत्रवाहिनी निकलती है जो अपशिष्ट पदार्थ को मूत्राशय में ले जाकर इकट्ठा कर देती है, एकत्र कर देती है। मूत्रवाहिनी लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती है। मूत्रवाहिनी लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसका कार्य केवल इतना है कि वृक्क से क्षनित अपशिष्ट पदार्थ को मूत्राशय में लाकर इकट्ठा कर देती है। अगला भाग है मूत्राशय। मनुष्य में एक मूत्राशय पाया जाता है जो एक पेशीय भाग, पेशियों से निर्मित थैलीनुमा संरचना होती है और यहाँ इसकी क्षमता लगभग 400 से 600 मिलीलीटर होती है। इसका नियंत्रण तंत्रिका तंत्र के द्वारा मस्तिष्क से होता है और समय समय पर इसमें पर्याप्त मात्रा में मूत्र एकत्र हो जाने पर हम समय समय पर इसको खाली कर देते हैं, मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देते हैं। अगला भाग है मूत्र मार्ग। मनुष्य में एक मूत्र मार्ग होता है। नर में मूत्र मार्ग या पुरुष में मूत्र मार्ग लिंग के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है, जबकि स्त्री में मूत्र मार्ग योनि के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। इस प्रकार उत्सर्जन तंत्र समाप्त हुआ। आशा है